ऑनलाइन से सजेशन आया है, अगर अनअकैडमी फाउंडेशन डे मनाना था तो कुछ चैप्टर का रिवीजन करा के मना लेते हैं। आज अभी कुछ नहीं बोलता हूँ उस बच्चे को। चलिए, सबको चॉकलेट मिल गया। आप जब से आए हैं कुछ ना कुछ आपको मिल ही रहा है। कुछ दिनों पहले आपको पिज्जा मिला था। आप रह गए थे क्या? हाँ? बस 2-3 मिनट और, ये चॉकलेट सबको मिल जाए फिर स्टार्ट करते हैं। जिनको चॉकलेट मिल गई है या तो यही खा ले, आप घर जा खाएंगे। जब क्लास स्टार्ट हो जाए तो ये कार्यक्रम बीच में नहीं करेंगे। वो पीछे वाले जो चॉकलेट खा रहे हैं फिर चैप्टर खत्म होने के बाद पूछेंगे सर शुरू क्या हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, चैप्टर का नाम तो अच्छे से बता दो, फिर बीच में शुरू करते हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद बोलेंगे सर पढ़ाया क्या आपने। वैसे अपन रिस्क नहीं लेते। क्या कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं बच्चे, आपके लिए है, आप खाइए। अगर आप नहीं खा सकते हैं, चलिए शुरू करें। अगर किसी को चॉकलेट अभी नहीं मिला होगा, मिल गया सब। 5 मिनट और सही, क्या होगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, खत्म करें। जिनको चॉकलेट मिल गया वो थैंक्स कहे। मेरी परवाह ना करे बच्चों। जैसा है हमारा चल रहा है। क्या रहो। चलिए, बचपन में स्कूल में वो गिफ्ट कार्ड बनाते थे ना, वही तो। हाँ बना लेना घर जाके। चलिए,
खत्म हो गया है। चलिए स्टार्ट करें क्या? ऑलराइट, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। तो बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई और देखो आते ही आपको हमने गिफ्ट दे दिया है ना। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं और जहां से हमेशा की तरह सबसे पहला नियम होगा, क्लास स्टार्ट होती है आपको ध्यान से सुनना है, सब कुछ ही याद करना है, घर जाके पढ़ना नहीं, ऐसा केवल सोचना है। पॉइंट नंबर 3, जब मैं बोर्ड पे, आप सबका ध्यान बोर्ड पे, जब मैं लिखने को हूँ तो ही लिखेंगे, जबरदस्ती लिखना नहीं चलेगा। ऑलराइट प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट हो रही थी जो हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। मैंने कहा केमिस्ट्री के 3 सवाल, और उन 3 सवालों पे जन्म होता है 3 चैप्टर का। केमिस्ट्री का पहला सवाल आखिर कुछ क्यों होता है, और उस सवाल का जवाब देने के लिए सुनिएगा प्लीज, बी अ गुड लिसनर, लिसन केयरफुली। मैं आपको उन बातों से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जहां से कहानी चल रही है। मतलब जब हम कैरेटिक्स स्टार्ट करते हैं तो एक साथ उन 3 सवालों का आंसर, मतलब वो 3 चैप्टर एक साथ लेके चलते हैं, उसी चीज को कनेक्ट कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली प्लीज। तो केमिस्ट्री के 3 सवाल, और इन 3 सवालों में जन्म होता है 3 चैप्टर का। पहला सवाल आखिर कुछ क्यों होता है, और जवाब देने के लिए एक चैप्टर आया जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। दूसरा सवाल, जब कोई रिएक्शन होती है तो कितने हद तक होती है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बना सकता है, या उसमें प्रोडक्ट ज्यादा होगा कि रिएक्टेंट ज्यादा होगा, उस रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है। ये था केमिस्ट्री का दूसरा सवाल। और फिर आता है मार्केट में केमिस्ट्री का तीसरा सवाल। पहला सवाल आखिर कुछ क्यों होता है, दूसरा सवाल होता है तो कितनी हद तक होता है, और तीसरा सवाल किस रफ्तार से होता है। मैंने ऐसे कहा था, मैं बात कर रहा हूँ रिएक्शन, कितनी रफ्तार से कोई रिएक्शन होता है। उसमें एक चैप्टर आया जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, और उस पूरे चैप्टर में आपको कुछ याद हो ना याद हो, एक बात याद होनी चाहिए, मैंने एक वर्ड बोला था रेट, क्या सबको याद है? रेट बोले तो रफ्तार। रिएक्टेंट समय के साथ घटता है, प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ता है। रिएक्टेंट समय के साथ जा रहा है और प्रोडक्ट समय के साथ आ रहा है। तो किसी के घटने की रफ्तार है तो किसी के बनने की रफ्तार है। आई होप वो सारी चीजें आपको याद होगी। मैंने कहा था किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार होती है, किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार होती है, वो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। हाँ, पावर 1 हो कि पावर 0 हो कि पावर 2 हो, ये सारा खेल ऑर्डर का है, लेकिन दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, कहीं ना कहीं उसकी जो रफ्तार है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। मैंने कुछ ऐसे कहा था, हाँ ये सच है कि देयर इज द कंसेप्ट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन फिर ये भी कहा था, याद दिला रहा हूँ, परफेक्टली जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत 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 रेयर है, या ना के बराबर है। जिसे मैंने कुछ ऐसे कहा था, यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, वो होती है तो बड़ी मुश्किलों से, बड़े इंतजाम से होती है। और कॉलिजन थ्योरी में पॉइंट आपको पढ़ाते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन कितनी चीजों पे डिपेंड करता है। उसमें एक फैक्टर आया था कंसंट्रेशन, बोलो आपको याद है कि नहीं याद है? वो था हमारा केमिस्ट्री का तीसरा सवाल, उसका जवाब हमने दिया। आपको याद दिला दूं, वो 3 सवाल थे और हम आंसर ढूंढ रहे थे, तीसरे का, फिर दूसरे का, और फिर पहले का। आज हम केमिस्ट्री के दूसरे सवाल की ओर चल रहे हैं, जब कोई रिएक्शन होती है तो कितनी हद तक होती है। और इसको जवाब देने के लिए मार्केट में एक चैप्टर आया जिसका नाम था इक्विलिब्रियम। क्या आया? बहुत ध्यान से सुनना, ये 3 चैप्टर, मैं इनको 3 कह रहा हूँ। जब मैं इक्विलिब्रियम कहता हूँ तो इक्विलिब्रियम से मेरा मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम। और आप ये ऑब्जर्व करेंगे जो बातें आज मैं कहूंगा, मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे आयनिक पढ़ाना, उसके हिसाब से चलता है। तो जो बातें आज के इस लेक्चर में बताई जाएंगी वो आयनिक तक साथ में आएंगी, इसलिए एक एक चीज इसे ऐसे पढ़ना है कि हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, हम केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर एक बच्चा केमिकल इक्विलिब्रियम बस सोचे तो चैप्टर तो मैं 1 2 3 लेक्चर में खत्म कर दूं, लेकिन याद रखना हम केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम। और इसमें आयनिक के साथ आता है, ये बात आपके दिमाग में क्लियर चलेगा। तो केमिस्ट्री का दूसरा सवाल, जब कोई रिएक्शन होती है तो कितनी हद तक होती है, इसी को जवाब देने के लिए मार्केट में एक चैप्टर दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के 2 हिस्से हैं, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा है आयनिक। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्टार्ट करने के पीछे का लॉजिक क्या था, क्योंकि आईओसी कुछ दिनों के लिए होल्ड पे, अगर लंबे समय के लिए जरूरत नहीं, इमरजेंसी में जाना पड़ा, अगर लंबे समय के लिए मतलब 15-20 दिन के होल्ड पे नहीं, तो साथ में आयनिक से स्टार्ट कर दूं। इन केस ऐसा होता है कि सर वापस आ जाते हैं और फिजिकल को स्टॉप करना पड़ा, तब तक केमिकल
स्टार्ट करूं। ये जो पूरा चैप्टर है इंटरेस्टिंग बहुत है और मजा तब आएगा जब पूरा आयनिक पढ़ेंगे। अभी मास्टर फ्लो 1 में भी मैंने यही बात कही थी और आपसे भी कहता हूँ, जब मैं इक्विलिब्रियम स्टार्ट करता हूँ तो फिर कह दूँ खत्म करता हूँ आयनिक। आज की जो बातें हैं वो यहाँ इक्विलिब्रियम के हिसाब से नहीं चलेंगी, कब तक चलेंगी? आयनिक। इन दोनों चैप्टर के लिए मैंने आपसे शुरू में जब आया था, मैंने आपसे कहा था क्लास मत छोड़ना, होमवर्क मत, याद है? अब मैं आपसे दो ही बातें डिमांड कर रहा हूँ दोनों चैप्टर के लिए। आपको अभी मॉड्यूल नहीं लगाना है, आपको अभी ये सॉल्व नहीं करना है, बस दो काम करना है। एक, किसी कीमत पे क्लास मत छोड़ना। हो सकता है आपको लगे मैं इक्विलिब्रियम की क्लास छोड़ रहा हूँ, आयनिक करूंगा, यकीन मानो आयनिक की भी भूमिका मैं यहीं से बनाते हुए चल रहा हूँ। समझ पा रहे हैं? तो मुझे किसी भी कीमत पे क्लास नहीं छोड़ना है, नंबर वन। और किसी भी कीमत पे होमवर्क नहीं करना है, किसी भी कीमत पे नोट्स का बिना रिवाइज किए नहीं आना है। मतलब अभी जो आपके लेक्चर हो रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस आयनिक, आपको आदत बना लेना है, घर जाके डेली रिवीजन, डेली शॉर्ट नोट, जो भी आप करें ये दो काम करो। इक्विलिब्रियम का जिस दिन आपको मॉड्यूल दूंगा, जिस दिन आपको एलपी दूंगा, एक साथ 3 से 4 घंटे बोलूंगा और सारे सवाल अप्लाई करोगे, अलग से कॉन्फिडेंस आएगा। तो दो में करोगे तो नहीं मजा आएगा। यहाँ पे कंटेंट कम है, समझ पा रहे हैं? सवालों की वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग इस चैप्टर को ऐसे करते हैं। जहाँ पे कंटेंट बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे हम शुरू में करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंटेंट कम है, तो हम क्या करेंगे, पहले सारा कंटेंट करेंगे खत्म और फिर करेंगे मॉड्यूल। इज दिस क्लियर? तो आपको दो बातें करनी है टिल आयोडीन। नंबर वन, नोट्स, रिवीजन। जहाँ आप कहे तो क्लास कभी नहीं छोड़ना है, वो तो पहले सी बात है, और सबसे अहम है आपको बार बार रिवाइज करना। इज दिस क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले समझो इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला हमारा जो हिस्सा होगा वो होगा थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट जहां मैं कुछ बेसिक सवालों के जवाब दूंगा। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम क्यों आता है, इक्विलिब्रियम कैसे आता है, और आपको मैं शुरू से लेकर लास्ट तक एक लाइन बोलते हुए चलूंगा। अगर दुनिया की कोई रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर दुनिया की हर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, उसकी एक अंतिम इच्छा है, उसकी एक वजह है, उसके पास एक ड्राइविंग फोर्स है, उसके पास एक मोटिव है, वो है उसे इक्विलिब्रियम पे आना है। उसे इक्विलिब्रियम पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही इसीलिए चलती ही तभी तक है, चलती ही इसीलिए चलती ही, मैं दो बातें कह रहा हूं, चलती ही इसीलिए मतलब उसके होने के पीछे का कारण, और चलती ही तभी तक है जब तक उसके जीवन में क्या ना जाए, इक्विलिब्रियम। ऐसा होता है। इस एक लाइन को इस पूरे चैप्टर में समझाते हुए चलते क्यों वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आना चाहती है, ऐसा खास क्या है इक्विलिब्रियम पे, उसे खास क्या बनाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पहला हमारा जो चैप्टर का सेगमेंट होगा वो होगा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां बेसिक सवालों के आंसर दूंगा, राइट? और मैं फिर कह दूं एनसीईआरटी में कुछ छोटी छोटी बातें बहुत बारीक लिखी है, एक दो पॉइंट अभी आज भी आएगा। एक एक चीज को सुनते हुए चलना, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना, राइट? फिर हम चलेंगे चैप्टर के दूसरे हिस्से में, दैट इज द मैथमेटिकल पार्ट, जहां मैं आपको केपी और केसी के ढेर सारे न्यूमेरिकल वो सारी चीजें करेंगे। और फिर आएंगे हम चैप्टर के आखिरी हिस्से में। एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही इसीलिए चलती ही तभी तक है जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। अपनी अमोनिया की फैक्ट्री हुआ करती थी, इमेजिन करते हैं अमोनिया की फैक्ट्री में इक्विलिब्रियम आ गया, मान लो, अरे मान लो, जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम, तो सब कुछ थम सा जाएगा। वो अमोनिया की फैक्ट्री जो अमोनिया बना रही थी उसमें अचानक सब कुछ थम सा गया। कभी कभी जब सब कुछ थम सा जाता है वो हमारे फायदे का सौदा नहीं है। इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में आपको ये फील कराऊंगा कैसे कोई रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है उसे कैसे आप कभी फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड शिफ्ट करें, कैसे उसे आप मनचाही दिशा में मूव करें। वो होगा हमारे चैप्टर का आखिरी हिस्सा, दैट इज ली चैप्टर प्रिंसिपल, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा प्यारे बच्चों, लॉकअप। क्या बोलूंगा? क्या आप सब सुन रहे हैं? इस चैप्टर को मैंने कितने एलसीपी का, इस चैप्टर को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 3। सबसे पहला हिस्सा होगा थ्योरेटिकल पार्ट, दूसरा होगा मैथमेटिकल पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज लॉकअप। चलेगा? पढ़ना शुरू करें। इसे ऐसे समझो, हमें क्या पढ़ना है? इक्विलिब्रियम। हमें क्या पढ़ना है? लेकिन सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? केमिकल। उसके बीच में स्पेस नजर आ रहा है क्या? तो पहले हम केमिकल समझेंगे, फिर स्पेस को समझेंगे। वो स्पेस आपको इस चैप्टर से जो स्पेस है वो वाली कुछ चीजें हैं जो चैप्टर सीखने से रोकती है, तो पहले उस स्पेस को फुलफिल करेंगे और फिर क्या शुरू करेंगे, फिर इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? कॉपी में जैसा लिखा है स्टार्ट करिएगा। ऑनलाइन वालों आप सब कैसे हैं बच्चों? अच्छे हैं? चलिए, वॉइस नहीं आ रही है? बोलूंगा बेटा तब तो आएगी।
आवाज आ रही है? ऑफलाइन वाले से प्रॉपर आवाज आ रही है? लिखते चलिएगा। तो इस चैप्टर को हमने टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसा आप देख सकते हैं, जो चैप्टर का पहला हिस्सा है वो है थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा, कुछ बेसिक बातों को समझना होगा। तो पहले आपको वो बेसिक कंसेप्ट सिखा देता हूँ और फिर धीरे धीरे हम इक्विलिब्रियम की ओर बढ़ चलेंगे। चलेगा? अरे चलेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा, सम बेसिक कंसेप्ट बिफोर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पढ़ने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको पहले से पता होने चाहिए, और नहीं पता है तो आज पता चल जाने चाहिए। सम बेसिक कंसेप्ट बिफोर इक्विलिब्रियम। इस पूरे चैप्टर में बार बार मैं वर्ड बोलूंगा रिएक्शन। जब भी मैं रिएक्शन बोलता हूं तो बच्चों के मन में नॉर्मल केमिस्ट्री की रिएक्शन आ जाती है, लेकिन इस चैप्टर में आपको ऐसा नहीं सोचना है। जब भी मैं आपसे कहूं रिएक्शन, क्या कहूं? ऐसा होगा कई बार एसएसए रीजन और लीच एक्टिव प्रिंसिपल में मुझे बोलना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सी रिएक्शन किसकी बात है। जब मैं केवल रिएक्शन वर्ड बोलूं, कौन सा वर्ड, तो आपके मन में तुरंत एक पिक्चर आ जाए, दुनिया में जितनी भी रिएक्शन है प्यारे बच्चों, या तो वो होगी फिजिकल रिएक्शन या तो वो होगी केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन बोलते ही आपके मन में केवल केमिकल रिएक्शन नहीं आना चाहिए। इस चैप्टर को मतलब आयनिक तक पढ़ते समय आपके मन में याद रहे, जब भी बोलूं रिएक्शन तो या तो होगा फिजिकल या तो होगा। अब सवाल ये है, फिर फिजिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन? अभी कुछ देर तक मैं आपको रिएक्शंस के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। क्लासिफिकेशन बताना मेरा मकसद नहीं, वो तो नाम बता दो याद हो जाएगा। अगले कुछ मिनट तक मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है N2+3H2 से बना 2NH2, तो आप मुझे बता दो वो फिजिकल है कि केमिकल है, आप मुझे बता दो वो एक्सो है कि एंडो है, आप मुझे बता दो रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है। आप उस रिएक्शन को देख के उसकी पूरी हिस्ट्री पहचानना पहले सीखो। अभी हम सबसे पहला वर्ड क्या सीख रहे हैं? रिएक्शन। तो जब भी मैं बोलूं रिएक्शन, आप सबके मन में दो चीजें आएंगी, या तो होगा वो फिजिकल या तो होगा ऐसी रिएक्शंस। ऐसी जब होती हैं उनमें केवल केवल फिजिकल स्टेट का चेंज हो, किसी प्रकार से केमिकल कंपोजिशन का चेंज नहीं हो, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है फिजिकल रिएक्शन, या सिंपल कह सकते हैं फिजिकल प्रोसेस। अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें उन्होंने, अगर आप इक्विलिब्रियम पढ़ो तो क्लियर कट शब्दों में ऐसे लिखा है, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस एंड इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस को बहुत क्लियर कट स्पेसिफाइड किया है, और एनसीईआरटी के शुरू के 3 से 4 पन्ने अगर आप इक्विलिब्रियम के पढ़ेंगे तो पूरी कहानी फिजिकल प्रोसेस के बारे में और बहुत बारीक बारीक पॉइंट लिखे हुए। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, आज से रिएक्शंस बोलते ही आपके मन में दो तस्वीर आएगी, या तो होगा फिजिकल या तो होगा ऐसे रिएक्शन जिसमें कभी भी केमिकल कंपोजिशन का चेंज, केवल फिजिकल स्टेट का चेंज हो, उसे बोलेंगे फिजिकल। लेकिन वहीं पे हम सबके सामने कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों, जब वो होती है तो उनका पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाता है। जरा देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हुआ, पहले फॉर्मूला कुछ और था, अब फॉर्मूला कुछ, क्या उनका पूरा केमिकल कंपोजिशन बदला? जरा और फरमाइएगा, केमिकल कंपोजिशन तो बदला है मगर उसका फिजिकल स्टेट बदला कि नहीं बदला? अरे बोलो ना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉल्ट। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, बोलो बच्चों। आज यहाँ पे फिजिकल स्टेट बदला है, लेकिन हमेशा फिजिकल स्टेट बदले कोई जरूरी? अगर समझ पाए तो एक लाइन कहता हूँ, जरा सुनिएगा। अब बोलूंगा रिएक्शन तो कितने हिस्से आएंगे? दो। या तो होगा या तो होगा अगर कभी केमिकल कंपोजिशन का चेंज ना हो, केमिकल कंपोजिशन का चेंज लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो, ऐसे रिएक्शन का नाम है फिजिकल। लेकिन अगर कभी फिजिकल स्टेट चेंज हो तो क्या जरूरी है वो फिजिकल रिएक्शन है? सर वो केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में केमिकल कंपोजिशन का चेंज होना जरूरी है, फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकता है और नहीं। बोलो हाँ या ना। क्या ये दोनों शब्द हम सबके दिमाग में क्लियर है? लिखते चलिएगा जैसा बोर्ड में है। तो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम समझने के पहले अभी हम केमिकल वर्ड को समझ रहे हैं, फिर हम उस स्पेस को समझेंगे, फिर कहीं जाके नंबर आएगा इक्विलिब्रियम का, और फिर कहानी शुरू होगी इक्विलिब्रियम।
तो ऐसी रिएक्शन जिसमें केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो उसे कहते हैं फिजिकल रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो, फिजिकल स्टेट हो भी सकता है और नहीं। इस प्रकार से हमने दुनिया की सभी रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, या तो वो होंगी फिजिकल रिएक्शन या तो होंगी केमिकल रिएक्शन। और एसेंशियल रीजन के सवालों में इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्लियर कट फिजिकल बोलेगा, क्लियर कट केमिकल बोलेगा, तो ही हमें उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, राइट। अब ये जो रिएक्शन आपके सामने है, मैंने एक वर्ड बोला रिएक्शन, क्या बोला? तो आपके मन में दो तस्वीर आ गई, या तो होगा या तो होगा। एक स्वाभाविक सा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, जब कभी कोई रिएक्शन होती है तो बताओ एनर्जी हमेशा रिलीज होती है कि हमेशा एब्जॉर्ब होती है? रिलीज भी होती है। और तो क्या मैं इन सभी रिएक्शंस को, क्या वर्ड बोला मैंने, इन सभी रिएक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ हीट भी क्लासिफाई कर लूंगा? तो हीट के बेसिस पे कितनी रिएक्शन होंगी? दो, या तो होगी एक्सो या तो होगी। एक बात बताओ, अभी लिखवा दूंगा, ये जो रिएक्शन आपके सामने है क्या इनकी रफ्तार भी होगी? क्या होगी? रफ्तार के बारे में हमें कौन बताता है? केमिकल। क्या इन सब की अपनी रफ्तार होगी? या तो होगी वेरी फास्ट, या तो होगी वेरी स्लो, या तो होगी मॉडरेट। बोलो ना। वेरी फास्ट रिएक्शन को पढ़ना हमारे लिए आसान, वेरी स्लो को पढ़ना नहीं। हम पढ़ते किसे हैं? क्या ये जो रिएक्शन आपके सामने है, रिएक्शन मतलब इधर फिजिकल और केमिकल, वो वेरी फास्ट वेरी स्लो मॉडरेट कुछ भी हो सकता है, वो एक्सो एंडो कुछ भी हो? बोलो ना यार। मैंने इन सभी रिएक्शंस को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। आप कहोगे तीन ही क्यों थे, और भी तो क्लासिफाई कर सकते थे। मैं केवल उतने ही क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं जो इस चैप्टर में समझने के लिए जरूरी है। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको समझ में आना चाहिए फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है। आपको समझ में आना चाहिए एक्सो क्या है, एंडो क्या है। आपको समझ में आना चाहिए वेरी फास्ट वेरी स्लो मॉडरेट क्या है। आपको समझ में आना चाहिए डायरेक्शन के बेसिस पर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब क्या है। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक चैप्टर नहीं समझोगे। क्या लिख लिया होगा इतना? इन सभी रिएक्शंस को हमने फिर से क्लासिफाई किया, जैसा बोर्ड पे लिख रहा हूं सब लोग लिखते चलिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ हीट, इन सभी रिएक्शंस को हमने फिर से क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हीट। तो दो तरह की रिएक्शन आई, या तो होगी एक्सोथर्मिक या तो होगी एंडोथर्मिक। जब इन रिएक्शंस को फिर से क्लासिफाई किया गया, अब क्लासिफिकेशन का आधार था उनकी रफ्तार। जब हमने इन रिएक्शंस को स्पीड के बेसिस पे क्लासिफाई किया तो हम सबके सामने तीन तरह की रिएक्शन आई, जिन्हें ऑलरेडी मैंने केमिकल काइनेटिक्स में बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से कॉपी में लिख लीजिएगा। या तो होंगी वेरी फास्ट, या तो होंगी वेरी स्लो, या तो होंगी मॉडरेट। मैंने डिटेल में वहां बताया था कैसे कोई मॉलिक्यूलर रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन होती है, सबको याद आ रहा है। लेकिन दुनिया की हर मॉलिक्यूलर रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन नहीं होती है। बस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, वो मॉडरेट की बातें याद दिला रहा हूँ। याद आ रही कि नहीं आ रही? तो ठीक, नहीं तब भी ठीक है। फिलहाल हमने रिएक्शन को हीट के बेसिस पे क्लासिफाई किया, स्पीड के बेसिस पे क्लासिफाई किया, फिर से इनको हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। एक लॉजिकल सवाल मन में आना बनता है, सर क्लासिफिकेशन के आधार और भी तो हो सकते थे। हाँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन मैं यानी ये चैप्टर केवल हमें उन रिएक्शंस के बारे में बता रहा है जिनकी आवश्यकता पड़ने वाली। तो इनको हमने डायरेक्शन की बेसिस पे क्लासिफाई किया, और अब दुनिया में दो तरह की रिएक्शन थी। कुछ को कहा गया रिवर्सिबल और कुछ को कहा गया इररिवर्सिबल। अब हमें इस काबिल बनना है कि हम इन सभी रिएक्शंस को, किसी भी रिएक्शन को देख के पहचान जाए। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड का CO2 बना है, तो आप तुरंत बता दो वेरी फास्ट वेरी स्लो मॉडरेट है कि वो कैसी है।
आप तुरंत बता दो एक्सो है कि एंडो है, आप तुरंत बता दो वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। ये अब पहचानना सीखना चलेगा। रुको जरा, क्लासिफिकेशन कितने तरीके से हुए डन है। रिएक्शन बोलते ही मन में पिक्चर क्या आएगी समझ गए, या तो होगी फिजिकल या तो होगी, अब या तो फिजिकल एक्सो होगी या तो एंडो होगी। बताता हूं चल क्या रहा है, लिख लिया क्या, लिख लिया प्यारे बच्चों। सच में ये चल रहा है। अगर कभी वर्ड बोला जाए रिएक्शन, कोई कॉपी में नहीं लिखेगा, वर्ड बोला जाए तो कितनी टाइप हुई, या तो होगी या तो होगी। अब ये जो फिजिकल है या तो होगी एक्सो या तो होगी, ये जो केमिकल है या तो होगी एक्सो या तो होगी। अब ये जो एक्सो है या तो होगी वेरी फास्ट या तो होगी वेरी स्लो या तो होगी मॉडरेट। अब ये जो वेरी फास्ट है या तो होगी रिवर्सिबल या तो इरिवर्सिबल रिवर्सिबल। समझ पा रहे हो क्या, हर रिएक्शन का कोई ना कोई तो टाइप होगा। अब पहचाने कैसे, ये सीखने वाले हैं डन। आओ एक एक करके समझते हैं कितना हमें पहले से पता कितना हमें नहीं पता। सबसे पहला वर्ड, क्या हम सब फिजिकल रिएक्शन को पहचान पाएंगे, ये तो क्लियर हुआ ना। क्या हम केमिकल को पहचान पाएंगे, बोलो बच्चों। आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, सब लोग जरा बोर्ड पे आइएगा। मैंने आपके सामने लिखा H2O लिक्विड से बना H2O गैस। बताओ ये रिवर्स सॉरी ये फिजिकल है कि नहीं है। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड का CO2। क्या ये फिजिकल है केमिकल, आसान है ना। अब मुझे बताओ, क्या हम फिजिकल केमिकल के बाद वेरी फास्ट वेरी स्लो मॉडरेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी आज अगर इस चैप्टर में समझना है पढ़ना है तो हमें यही चारों को समझना पड़ेगा। बोलो हाँ ना। एक हुआ, एक हुआ और एक हुआ, एक हुआ, क्योंकि बाकी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो मेन डिस्कशन इन चार पे होने वाला है, चलेगा एक एक करके डिस्कस करें। कॉपी में अलग से हेडिंग डाल लेना, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। आओ प्यारे बच्चों, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की क्या खासियत होती है और हम कैसे उन्हें पहचाने, इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो दो तरह की रिएक्शन है, या तो होगी एक्सो या तो होगी एंडो। आ जाओ, कुछ आपको पहले से पता है। आप सब क्या कॉलिजन थ्योरी पढ़ के आए हैं, सब लोग बोर्ड पे आइएगा। अब पहले सुने के बाद में लिखेंगे, बोर्ड पे आ जाए प्लीज। पहले सुने के बाद में मैंने आपके सामने प्यारे बच्चों एक तरफ लिखा एक्सो और एक तरफ लिखा कुछ आपको जो पहले से पता है। सब लोग बोर्ड पर जुड़ जाए। एक, कौन सी रिएक्शन एक्सो होती है, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एग्जिट करती है कि एब्सॉर्ब। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट हो जाए उसे क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्सॉर्ब हो जाए उसे क्या कहते हैं, एंड। अरे हाँ या ना। एंडो मुझसे कहता है हीट दो दो, यस और नो, हाँ या ना। एक्सो का मतलब हीट निकल गया, एंडो का मतलब हीट दिया तो एब्सॉर्ब हुआ ना, बोलिए ना। एक बात बताओ, क्या आप सबने कॉलिजन थ्योरी पढ़ा है। क्या कॉलिजन थ्योरी में ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था। मैं ग्राफ बनाता हूं, आप बताना एक्सो का है कि एंडो का। बताओ ये ग्राफ प्यारे बच्चों किसका है, ठीक है। कुछ को लगा एक्सो के नीचे वही लिखूंगा है। अब बताओ ये ग्राफ किसका है, क्या ये रिएक्टेंट था, क्या ये प्रोडक्ट था। अगर ऐसा ही मैं ग्राफ यहां बनाना चाहूं तो क्या सबको याद है, ये क्या था रिएक्टेंट, ये क्या था प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच फलाना ढिमकाना, सारी बात याद है। छोटा ब्रेकर बड़ा ब्रेकर एंड सो ऑन, आया ना। एक बात बताओ, आज यहाँ पे हीट प्रोडक्ट की कम है कि ज्यादा, इंथैल्पी कम है कि ज्यादा, मेरे साथ चलेंगे प्लीज। कम है कि ज्यादा, तो हीट रिलीज के एब्सॉर्ब। तो किसकी एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है घटती है। तो बताओ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कौन ज्यादा स्टेबल। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट से ज्यादा है। अगर वहीं पे कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होती तो क्या यहाँ पे हम कह सकते थे किसी भी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। ये बेसिक बातें आपको पहले से पता थी, सवाल ये नहीं, सवाल ये हम जाने कैसे कौन एक्सो है कौन, बोलो हाँ या ना। जरा सब लोग मुझे एक बात बताइए, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑलरेडी मैंने कैरेटी से बताया था, उसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। एक्सो एक्सो, क्या उसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, बोलो ना यार। सबको इतना याद है कि नहीं याद है। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसका डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, और अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है उसका डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, हाँ या ना। आ जाओ जरा सब लोग बोर्ड पे। मैंने आपके सामने प्यारे बच्चों एक रिएक्शन लिखी, एक रिएक्शन लिखी। लेट्स इमेजिन ए से बना बी, मान लो
क्या ये रिएक्शन है? या तो होगा फिजिकल या तो होगा, देख के बताओ फिजिकल है केमिकल है? नहीं बता सकते। ए से बी बनना कभी फिजिकल होगा क्या? फिजिकल होता तो ए से तो यही बनता। अरे ए से बी बनना कभी फिजिकल होगा क्या? फिजिकल में कभी भी केमिकल कंपोजिशन बदलने वाला। तो बताइए फिजिकल रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन है? सब लोग बोर्ड पे जुड़े हैं ना? या तो हीट रिलीज होगी या तो हीट। अगर हीट रिलीज हुई तो क्या मैं बगल में प्लस टू लिख दूं चलेगा? बोलो ना। अगर यहाँ लिख दूं मैं ए से बना बी और इधर लिख दूं प्लस क्यू चलेगा? इस रिएक्शन को हीट दे रहे हो कि इससे हीट रिलीज हो रहा है? एंडो मुझसे कहता है मुझे हीट दो। एंडो मुझसे कहता मुझे हीट। अरे हाँ या ना? एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये एक्सो है कैंडो है? और वो क्या है? जरा क्यू को इधर ले आओ। ले आए क्या? तो अगर आपके सामने लिख दे ए माइनस क्यू से बना बी, अब क्या बोलोगे इसे? है तो वही ना। अगर आपके सामने लिख दूं मैं ए से बना बी माइनस क्यू, इसे क्या बोलोगे? अगर मैं आपके सामने लिख दूं ए से बना बी और क्यू, रुको जरा, सबको थर्मो नाम तो सुना है? नाम तो सुना है। एक बात बता रहा हूँ, अपने थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा हमेशा अपनी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा हमारा फोकस होता है सिस्टम। और होता है, मान लो, अरे मान लो हम हमेशा सिस्टम का भला चाहेंगे, सिस्टम के अगेंस्ट कुछ भी नहीं। अगर सिस्टम को एनर्जी मिलेगी तो हम कहेंगे फायदा हुआ, अगर सिस्टम से एनर्जी चली गई हम कहेंगे, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में हमारा फोकस कौन है? सिस्टम। सिस्टम को एनर्जी मिली तो फायदा, सिस्टम से एनर्जी गई तो फायदा हुआ तो प्लस, नुकसान हुआ तो। सेट करो पहले इसे। सिस्टम को एनर्जी मिली तो, सिस्टम से एनर्जी गई तो, सिस्टम को एनर्जी मिली तो। आ जाओ, जैसे छोड़ गया था वैसे नहीं आप अब हैं? उस समय कितने सीरियस रहा करते थे। आइए अब बताओ, एक्सोथर्मिक में सिस्टम से हीट जा रहा है कि आ रहा है? जुड़ो ना बच्चों, मेन मुद्दे पे ला रहा हूं, आओ ना धीरे धीरे। सिस्टम से हीट जा रहा है क्या आ रहा है? तो सिस्टम का फायदा कि नुकसान? तो प्लस की माइनस माइनस चलेगा। अगर कभी आपके सामने ऐसे लिख दे, सुनना ध्यान से, यही कंफ्यूजिंग होता है, ए से बना बी क्यू बराबर माइनस एक्स किलो जूल, क्यू बराबर माइनस, तो बच्चे को समझना पड़ेगा माइनस एक्स लिखा है मतलब हीट रिलीज हो रहा है, तो बच्चे को समझना पड़ेगा ये एक्सो है कि एंडो है? एच। बोलो ना यार। इन द सेम वे एंडो में हीट एब्जॉर्ब हुआ कि रिलीज हुआ? तो सिस्टम को मिला कि गया? तो फायदा की नुकसान? तो प्लस की माइनस। यानी मैं आपके सामने रिएक्शन लिख देता हूं, ए से बना पी कॉमा करके लिखूंगा क्यू बराबर प्लस एक्स किलो जूल। अब इसे क्या मानोगे? पक्का। कभी कभी हद हो जाती है जब आपके सामने रिएक्शन कुछ ऐसे आता है, जरा सुनिएगा। मैंने आपके सामने लिखा है N2+3H2 से बना 2NH3। क्या हर बच्चे का ध्यान बोर्ड पे है? पहला सवाल, ये फिजिकल है कि केमिकल है? अब ये या तो होगा एक्सो या तो होगा, कैसे पहचाने वो बता रहा हूँ चलेगा। अब ना तो मुझे सवाल में इसका डेल्टा एच दिया है, ना तो मुझे क्यू दिया, ना तो क्यू इधर लिखा, ना तो क्यू इधर लिखा। अब कैसे जाने वो एक्सो है कि एंडो? चलेगा। हाँ ठीक है, कुछ को रटा होगा हैबर प्रोसेस, अभी बाकी रिएक्शन लिखूंगा फिर नहीं बोल पाएंगे। अब बताओ ये रिएक्शन क्या है, क्या मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा? बोलो ना यार। ऐसी रिएक्शंस के लिए सुनिएगा प्लीज, ऐसी रिएक्शंस के लिए हमने एक कंसेप्ट बनाया, वो कंसेप्ट था डेल्टा एनजी का। किसका था? लिसन केयरफुली प्लीज, सुन लो फिर एक साथ लिखेंगे। आज से अगर कभी आपको ये पहचानना हो कौन सी रिएक्शन एक्सो है कौन सी रिएक्शन एंडो, या तो देखोगे डेल्टा एच, या तो देखोगे क्यू, या तो उसका रिप्रेजेंटेशन हाँ या ना। लेकिन अगर कुछ भी ना दिया हो तो भी हमें पहचानना पड़ेगा, वरना लॉकअप के सवाल नहीं बनेंगे। लॉकअप क्या? ली चैटियर प्रिंसिपल चलेगा। आ जाओ जरा, मैंने लिखा डेल्टा एन जी। डेल्टा मतलब चेंज, एन का मतलब है स्टोइशियोमेट्रिक, एन का मतलब यहाँ पे, और जी का मतलब है गैसियस। चलेगा। हालांकि मैंने पहले भी बताया है, फिर से एक बार बता देता हूँ, जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों। मेरे पास एक रिएक्शन लिखा है N2+3H2 से बना 2NH3। सब लोग देख रहे हैं क्या? बताओ, नाइट्रोजन गैसियस है कि सॉलिड है? और हाइड्रोजन अमोनिया। सुनो जरा, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बोलो बेटा। क्या हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम? गलत, हमारे चैप्टर का नाम है गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। चलेगा। जाने अनजाने में अगर किसी भी सब्सटेंस का, अगर किसी भी
फिजिकल स्टेट नहीं दिया होगा और आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें भी नहीं याद होगी तो आप उसे हमेशा क्या मानोगे, गैसियस। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? जरा बोर्ड पे आना तो बताओ ये सबका फिजिकल स्टेट क्या मान चले अपन, हालांकि मुझे पता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया गैसियस होता है, बोलो हाँ या ना। अब हमें निकालना इसका डेल्टा एनर्जी, निकाले क्या? डेल्टा एनर्जी निकालने का तरीका होता है समेशन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, समेशन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। बताओ जरा कितने प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट दो है, प्रोडक्ट तो एक है, इसकी स्टोइचियोमेट्री दो है। बेटा गिनती भूल गए, बोलो कितना लिखे? 2 माइनस माइनस क्या लिखा मैंने? अरे डेल्टा है तो चेंज निकालना पड़ेगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस समेशन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। चलेगा? रिएक्टेंट एक है कि दो? इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 कहां लिखा है? 1 को हम लिखते हैं और ये कितना है 3, तो 3 + 1 2 - 4। शानदार। डेल्टा एनर्जी नेगेटिव आया कि पॉजिटिव? आज से एक रूल बना लेना, अगर कभी किसी का डेल्टा एच नहीं दिया होगा, रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया होगा तो उसका हम निकालेंगे डेल्टा एनजी। अगर डेल्टा एनजी आया नेगेटिव तो कह देना एक्सो, और अगर डेल्टा एनजी आया पॉजिटिव तो कह देना एंडो। चलेगा? नहीं चलेगा? चेक करते हैं। सब लोग बोर्ड पाइए जरा, मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा, PCl5 से बना PCl3 + Cl। मान लो जो रफ कर रहा हूँ वो कॉपी नहीं लिखना है, ठीक? मुझे बताओ PCl5 से बना PCl3 + Cl, तो PCl5 का फिजिकल स्टेट, अरे भैया कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? बोला करो, क्या पढ़ रहे हो? किसका फिजिकल स्टेट? गैसियस। किसका फिजिकल स्टेट? गैसियस। चलेगा? रुको जरा, डेल्टा एनजी बताओ है? 1 + 1 - 1, अरे 1 + 1 में आया ना? डेल्टा एनजी पॉजिटिव है नेगेटिव? एक्सो के एंडो? अब हम रिएक्शन को देख के बता सकते हैं वो एक्सो है कि एंडो है, मगर ये जो कंसेप्ट है इसकी अपनी एक लिमिटेशन, इसकी अपनी एक, इसकी अपनी एक। आओ जरा, मैंने आपके सामने लिखा H2 + I2 से बना 2HI। बताओ जरा इसका डेल्टा एनजी कितना है? 2 - 2 बोले तो क्या डेल्टा एनजी 0 आया? तो क्या इसको बोल दे तो एक्सो नो एंडो? नहीं समझे? यानी अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 आया या डेल्टा एनजी हमें समझ में नहीं आया, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा, H2O सॉलिड से बना H2O लिक्विड है, लो क्या आप इसका डेल्टा एनजी निकाल पाओगे? उसको निकालने के बिना गैस है तब भी निकाल लेंगे। अरे डेल्टा एनजी केवल गैसियस में अप्लाई होगा, हाँ या ना? क्या इसका डेल्टा एनजी निकाल पाओगे? जहां डेल्टा एनजी 0 है, जहां सॉलिड लिक्विड है, वहां ये कंसेप्ट चलने वाला नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हमारे सिलेबस का नाम तो गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां तो चले। अरे ये कहना चाहता हूँ, ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया डेल्टा एनजी का, वो कोई यूनिवर्सल कंसेप्ट, ज्यादा जानकारी एक्सो एंडो की हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। चलेगा? नहीं चलेगा? तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एक्सो एंड एंडो फटाफट लिखिएगा, बिजली की रफ्तार। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर वॉइस बहुत कम आ रही है क्लास में, तो तेज यहाँ कैसे तेज होगा? उनको बोलना पड़ेगा क्या? ये ठीक याद दिलाया आप लोगों को सब पता ही नहीं क्या कैसे करना है। कभी कभी डाउट होता है, हम यहाँ पहले आए कि आप? लिख लिया होगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम रिएक्शन को पहचानना सीखें, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, एक्सो एंड एंडो। एक्सो और एंडो में मैंने कंसेप्ट दिया डेल्टा एनजी का, लेकिन साथ में ये भी बोला
डेल्टा एनजी का कंसेप्ट एक लिमिटेशन के साथ आता है। कोई दिक्कत नहीं, अपने चैप्टर में काम चलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ेंगे, है ना? तो जितना डेल्टा एनजी से काम चलेगा वो सारा इस चैप्टर में आपको काम आएगा। summation stoichiometric coefficient of gaseous product minus summation stoichiometric coefficient of gaseous reactant। इस चैप्टर में डेल्टा एनजी बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। जैसा मैंने पहले कहा, याद दिला दूं, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बेसिक कंसेप्ट बिफोर इक्विलिब्रियम चल रहा है। जिसमें हमने नए नए टर्म्स में फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, एक्सो और एंडो को समझा। किसी भी रिएक्शन को देख के पहचानना आना चाहिए कौन सी रिएक्शन एक्सो है, कौन सी रिएक्शन एंडो है। जब कुछ नहीं समझ में आए तो डेल्टा एनजी का सहारा लीजिएगा। डेल्टा एनजी से भी एक्सो एंडो पहचाना जा सकता है। इसका लॉजिक भी आपको मैं कुछ देर में दे दूंगा। अभी मान लीजिए डेल्टा एनजी से हम रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, मगर ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। मतलब ये मत सोचना कि हमेशा चलेगा। जहां डेल्टा एनजी जीरो है, जहां डेल्टा एनजी जीरो है और जहां सॉलिड लिक्विड है, वहां ये कंसेप्ट नहीं आने वाला। ऑनलाइन वालों, क्या आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? अब ठीक आ रही है बेटा? ठीक है। लिख लिया होगा सबने? लिख लिया होगा। चलिए अभी सवाल देता हूं कुछ देर में, कौन सी रिएक्शन एक्सो है, कौन सी रिएक्शन एंडो है। ऐसा समझो कि हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या सबको केमिकल फिजिकल क्लियर है? एक्सो एंडो क्लियर है? अब रिएक्शन सीखने के लिए बताओ, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट सीखना है कि नहीं सीखना है? क्यों नहीं सीखना है? ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो नहीं सीखे वो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इस टॉपिक को सिखाने के पहले आपको बता दूं, रिवर्सिबल प्रोसेस अलग है, इरिवर्सिबल प्रोसेस अलग है। रिवर्सिबल रिएक्शन अलग है, इरिवर्सिबल रिएक्शन अलग है। थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है, याद है? लेकिन आज मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ए, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है? या तो होगा फिजिकल या तो होगा केमिकल। शब्दों को पकड़ना सीखिए, अभी वही कह रहा हूं। मैंने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बोला। अभी तक पिक्चर क्या थी? कोई केमिकल रिएक्शन नहीं। अब या तो फिजिकल भी हो सकता है या तो केमिकल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। डर है? आओ समझते हैं। सबका ध्यान बोर्ड पे, अभी कॉपी में लिखना, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले बताता हूँ दोनों रिएक्शन क्या होती है और फिर बताऊंगा कैसे पहचानो कौन रिवर्सिबल है कौन इरिवर्सिबल। चलेगा बच्चों? हमारे आसपास जितनी भी रिएक्शन है, जितनी भी, क्या वर्ड बोला मैंने? तो आपके मन में केमिकल रिएक्शन आया कि फिजिकल आया? दोनों। हमारे आसपास जितनी भी रिएक्शन है उनमें से कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, दुनिया की हर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है, इनकी टेंडेंसी होती है फॉरवर्ड में भी जाने की, इनकी टेंडेंसी होती है बैकवर्ड में भी आने की। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सिबल। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात, हमें पता नहीं था क्या? लिसन केयरफुली। अगर कोई रिवर्सिबल है, अगर कोई, सर क्यों रिवर्सिबल है? क्योंकि वो है। अगर कोई रिवर्सिबल है, क्या बोला मैंने? मैं ये नहीं बता रहा हूं वो रिवर्सिबल क्यों है, मैं कह रहा हूं अगर वो, यानी कि उसकी टेंडेंसी फॉरवर्ड में भी जाने की है, बैकवर्ड में भी आने की है। ऐसी रिएक्शंस, प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा, वहीं पे दुनिया में कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती है जो केवल एक डायरेक्शन में मूव करती है। अब जब एक डायरेक्शन मूव करती है तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सी डायरेक्शन होगी। तो बच्चे कहते हैं एक डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। नहीं, जब सिंगल डायरेक्शन है वो केवल केवल कौन माना जाएगा? फॉरवर्ड। तो इसीलिए कई बार असर्शन रीजन में ऐसे आता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन मूव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बैकवर्ड कभी अपने आप हो ही नहीं सकता। दिस इज क्लियर? फिर से, रिवर्सिबल रिएक्शन कितने डायरेक्शन में करती है? दो। लेकिन इरिवर्सिबल, मगर वो एक का नाम क्या है? फॉरवर्ड। वो
कभी भी बैकवर्ड नहीं है। ये नहीं कि सिंगल है तो फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड हो सकता है, नहीं, वो केवल क्या होगा, फॉरवर्ड। फिलहाल मजे की बात क्या सुनिएगा, इमेजिन करते हैं हम सबके पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, मान लो, अरे मान लो कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिवर्सिबल। अगर वो रिवर्सिबल है तो बताओ वो फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड की, दोनों डायरेक्शन। शानदार। इमेजिन करते हैं ए से बनना भी, मान लो t बराबर 0, मतलब ये वो समय है जब दुनिया की शुरुआत हुई थी रिएक्शन की। t बराबर 0 पे रिएक्टेंट होगा कि प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट। तो मान लेते हैं इसके 100 मोल है, मान लो क्या इसके 100 मोल होंगे। अब बताओ शुरू में इसके कंसंट्रेशन है किसकी, तो रफ्तार इसकी होगी किसकी, रिएक्टेंट की जाने की रफ्तार होती है आने की, तो शुरू में जाने की रफ्तार है क्या आने की, क्योंकि शुरू में तो प्रोडक्ट है ही, तो शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड है कि रेट ऑफ बैकवर्ड है, क्या उस समय रेट ऑफ बैकवर्ड 0 है, मगर क्या कुछ प्रोडक्ट बन के आया होगा, क्या धीरे धीरे प्रोडक्ट बनने लगा होगा, उसका अमाउंट आने लगा होगा, बोलो ना यार, क्या धीरे धीरे इसकी रफ्तार आने लगी होगी, इसकी कंसंट्रेशन समय के साथ घट रही होगी, इसकी कंसंट्रेशन समय के साथ, कंसंट्रेशन घट रही तो रफ्तार भी, कंसंट्रेशन घटेगा तो रफ्तार, केमिकल काइनेटिक्स, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रफ्तार, सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन घटेगा तो रफ्तार, अरे मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो टकराएगा कौन, मॉलिक्यूल होंगे तभी तो टकराएंगे, तो कंसंट्रेशन ज्यादा तो कोलिजन ज्यादा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा, नहीं याद आ रहा है, तो कंसंट्रेशन ज्यादा तो रफ्तार भी, कंसंट्रेशन कम तो रफ्तार भी, समय के साथ इसकी कंसंट्रेशन घटेगी बढ़ेगी, और इसकी कंसंट्रेशन चलेगा, मगर ये बनता जा रहा कि लौट के भी आ रहा, तो समय के साथ किसी की रफ्तार घट रही है, समय के साथ किसी की रफ्तार बढ़ रही है, अगर कॉमन सेंस से थोड़ा सा तो बताना, एक की रफ्तार समय के साथ घट रही है, एक की रफ्तार समय के साथ, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि जब दोनों की रफ्तार सेम होगी, बोलो हाँ या ना, क्या सेम होगी, जाने की आने की, मतलब जितने जाएंगे उतने ही, 5 मोल 1 सेकंड में गए तो 5 मोल 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने मोल गए, कितने आए, कितने गए, कितने आए, अंतर समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पक्का, पक्का। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन, मात्र 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 उसी रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आने वाला नहीं। जाने अनजाने में हमारा जो सिलेबस है जिसका नाम है गैसेस केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्स, दुनिया में इतनी रिएक्शन है लेकिन हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बातें करने वाले नहीं है, हमारा डिस्कशन केवल कहां चल रहा, रिवर्सिबल। एक लाइन बोलता हूं, समझ में आए तो हाँ कहना, बोलूं क्या, इक्विलिब्रियम जो भी है जैसा भी है मात्र रिवर्सिबल के जीवन में आता है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, दुनिया की हर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है, चलेगा। अब जो कहने वाला बहुत ध्यान से, जब इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम क्या है बताऊंगा, क्यों आता है बताऊंगा, कैसे आता है बताऊंगा, लेकिन एक बात तो आप जानते हो, इतना तो सुना है कि जब इक्विलिब्रियम आता है सब कुछ थम जाता है कि थमसा जाता है, समझ पा रहे क्या, जब इक्विलिब्रियम तो सब कुछ थमसा, जो केवल रिवर्सिबल रिएक्शन के जीवन में, लेकिन साहब विडंबना यही तो है, हमें समझ में नहीं आता है कौन रिवर्सिबल है कौन रिवर्सिबल नहीं है। हाँ ये सच है कि कहां आएगा रिवर्सिबल, लेकिन जाने कैसे रिवर्सिबल कौन है, यस और नो। रुको जरा, जो इरिवर्सिबल है क्या उसके जीवन में क्यों आएगा, मतलब रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? क्या बन रहा है, घटता बढ़ता घटता, घटते घटते क्या कभी जीरो होगा, बोलो ना। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, बताओ रिवर्सिबल रिएक्शन खत्म होंगी कि नहीं होंगी, बताओ इरिवर्सिबल रिएक्शन खत्म होंगी नहीं होंगी, होंगी। और रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि कभी न कभी इनके जीवन में सब कुछ थमसा जाएगा, दुनिया की हर रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, किसी के जीवन में 10 सेकंड, किसी 20, किसी के सालों लगेंगे, मगर इक्विलिब्रियम आके ही रहेगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन चलती इसीलिए चलती तभी तक है जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। यार ये अजीब नहीं लग रहा है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही और तब तक चलेगी जब तक उसके जीवन में, ये कुछ ऐसा है, एक बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा तब तक पढ़ेगा, समझ पा रहे हैं क्या यार, मतलब ऐसा क्या है इक्विलिब्रियम में, उसे खास क्या बनाता है, बात करेंगे। फिलहाल उसकी अंतिम इच्छा क्या है, कहां आने की, इक्विलिब्रियम। बोर्ड पे आना जरा, इधर आना जरा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना।
तो जब इक्विलिब्रियम आएगा क्या सब कुछ थम सा जाएगा? और यहीं पे एक सवाल आता है, देखते कितने बच्चे सही कितने बच्चे गलत जवाब देते। सुनिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म होगी कि नहीं होगी? एक लाइन बोलता हूं, समझ में आए तो हाँ कहना, बोल दूं। एनी रिएक्शन व्हिच नेवर कंप्लीट, एनी रिएक्शन, क्लिक कर लो, एनी रिएक्शन व्हिच मस्ट बी रिवर्सिबल। समझ गए? अरे लाला काइनेटिक्स पढ़ के आए हो। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हुआ करती थी, वो कभी खत्म नहीं हुआ। पहला सवाल, पहला सवाल, रिएक्शन व्हिच नेवर कंप्लीट मस्ट बी रिवर्सिबल। बेटा ट्रू फॉल्स इंग्लिश बोलते हो हिंदी बोलते हो? फिर से सुनो, पहले लिखवा दूंगा। अ रिएक्शन व्हिच नेवर कंप्लीट मस्ट बी रिवर्सिबल है, ट्रू और फॉल्स? अब सुनना, अ रिएक्शन व्हिच कंप्लीट मस्ट बी इरिवर्सिबल, ट्रू। अरे लाला वही तो आंसर यहां भी है ना यार। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इरिवर्सिबल है, फिर भी खत्म होने वाली। नहीं समझे? रिवर्सिबल नहीं है तब भी कुछ ऐसी रिएक्शन जो खत्म नहीं होती, इरिवर्सिबल है तब भी कुछ ऐसी रिएक्शन जो खत्म नहीं होती, और दोनों का आंसर एक ही है, फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आया तो हाँ कहना, चलेगा। अब बच्चा मुझसे, अभी लिखवा दूंगा, बच्चा मुझसे कहता अच्छा ऐसा भी है क्या? अब उसका सवाल यह है सर हम कैसे जाने कौन है रिवर्सिबल कौन है irreversible? जानना चाहेंगे? थक गए क्या? अगर कभी, अगर कभी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन है? देखता हूं आपको याद है कि नहीं याद है। कितनों को याद है? याद है? कितने स्ट्रॉन्ग एसिड? 6। कितने स्ट्रॉन्ग बेस? भूल गए क्या? कितने स्ट्रॉन्ग एसिड, कितने स्ट्रॉन्ग बेस? इन 6 के अलावा आएगा वीक माना कितने सॉल्ट? ऑल सॉल्ट। सॉल्ट तो नहीं बोला आपने ना? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है, जितने भी सॉल्ट हैं, वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं, वो हमेशा इरिवर्सिबल है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दे ऑल आ जाओ जरा पूछता हूं, HCl क्या कहते हो, स्ट्रॉन्ग की वीक? तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल? तो इक्विलिब्रियम आएगा नहीं आएगा? सब कुछ थमेगा नहीं थमेगा? पूरा टूट जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा लिखा जाता है, और यही काम आएगा आयनिक में, याद रखना। आयनिक इक्विलिब्रियम में हर जगह इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, कहां से आएगा? धीरे धीरे भूमिका यहां से बन रही है, सुन रहे हो ना यार? मैंने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों, लेट्स इमेजिन NaOH स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? मैंने आपके सामने लिखा एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? जब इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या इसके जीवन में क्रम आएगा? हाँ, हर वीक इलेक्ट्रोलाइट, हर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसा रिएक्शन होगा? रिवर्सिबल। और हर स्ट्रॉन्ग कैसा होगा? चलेगा। इक्विलिब्रियम पढ़ाने के पहले मैं हमेशा मोल कांसेप्ट पढ़ाता हूँ, पर आपके साथ वो सहयोग नहीं हो पाया। अब वो मोल लास्ट में आएगा, ठीक? मगर मोल में आपको एक चीज बताई जाती है, कंबशन। क्या बताई जाती है? सुनते हो ना आप? सुनते सुनते हो जाते हो। कितनी बढ़िया बातें चल रही, सुनो ना। कंबशन क्या बोला मैंने? अपनी केमिस्ट्री में कंबशन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? है छोड़ो अभी, आप इतना मुझे बताओ, CH4 प्लस O2 से बना CO2 प्लस H2, बताओ ये कंबशन है कि नहीं है? बोलो पक्का? ठीक है, बैलेंस नहीं, कंबशन तो है। अगर कोई जल जाएगा, अगर कोई जल, अगर कोई जल, तो आपसे पूछता हूं क्या वो कभी लौट के आएगा? यानी जो जलता है वो कभी लौट के नहीं आता है। तो बताओ वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? यानी मैं कह दूं दुनिया की जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? प्यारे बच्चों आप सबने ऐसा तो सुना होगा, मैंने आपके सामने लिखा AgNO3 का सॉल्यूशन, हेलो, और इसकी रिएक्शन करा दी मैंने NaCl के साथ, करा दूं क्या? मान लो AgNO3 का सॉल्यूशन है, मान लो, लो दो सॉल्यूशन रख के क्या मिलाओ, जब मिलाओगे तो क्या बनेगा? AgCl बनेगा कि AgCl PPT बनेगा? PPT मतलब जमना, PPT मतलब अगर कोई जम तो वो भी लौट के नहीं, अगर कोई जल जाएगा तो भी लौट के नहीं, अगर कोई जम जाएगा तो भी लौट के नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ तो भी सब कुछ टूट जाएगा, कभी भी क्लोम आने वाला नहीं है। इन चारों के अलावा जो भी आएगा सारा का सारा रिवर्सिबल माना, चारों के अलावा जो भी आएगा सारा रिवर्सिबल माना। मुझे बताना, मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, बताओ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल?
मैंने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, वीक एसिड वीक बेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। नहीं सुनाई दिया? मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा, सब लोग बोर्ड पे आ जाइए जरा, कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, बताओ ये कंबशन है कि नहीं है? जो पूछूं बताओ ना, कंबशन है कि नहीं है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बोलो ना, प्रिसिपिटेशन। तो बताओ ये रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल। उन चारों के अलावा जो भी आएगा रिवर्सिबल माना जाए। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, N2 प्लस 3H2 से बना अमोनिया, बताओ ये कंबशन है कि नहीं है? प्रिसिपिटेशन है कि नहीं है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बताओ रिवर्सिबल है कि नहीं है? है। और अगर रिवर्सिबल है तो कभी ना कभी इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा। हर किसी रिएक्शन का अपना स्वभाव होता है, कोई जल्दी तो कोई देर में, लेकिन इक्विलिब्रियम आके रहता है। यस और नो? नहीं समझ? अगर आप समझ पा रहे हो तो एक रिएक्शन और आपके सामने लिख देता हूं, NH4Cl, और इससे बन रहा है प्यारे बच्चों अमोनिया प्लस H2S। मुझे बताइए ये रिएक्शन जो आपके सामने लिखी है, आपको क्या लगता है रिवर्सिबल है कि नहीं? ऐसे नहीं, कंबशन है, प्रिसिपिटेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बोलो ये रिवर्सिबल है कि नहीं है? आंख बंद करके रिवर्सिबल है, कभी न कभी इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन चलती ही इसीलिए चलती ही तभी तक है जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। अरे नहीं समझ पाए क्या? अगर समझ पा रहे तो कॉपी पर इतना लिखना। इसके बाद नीचे लिख रहा हूँ डॉट 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 डॉट। तो चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, थ्योरेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट एंड लास्ट में लॉकअप। तो धीरे धीरे हम थ्योरी पर बढ़ रहे हैं। ऐसे सब ना बोले कि साइंटिस्ट पूरा हमारे ऊपर चले। सम रिस्पेक्ट। कितनी बार बोल लिया होगा, तो थक जाओ यार। तो अभी हम रिएक्शन की पहचान करना सीख रहे हैं। देखते हैं कितने बच्चों ने एक्सो एंडो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पहचानना सीख लिया, फिजिकल केमिकल सारी चीजें सीख लिया। ऐसे सवाल भी पहले आते थे कि आपके सामने 4 रिएक्शन होती थी, पहचानना होता था तो फॉलोइंग इज द एक्सो एंड एंडो, ठीक है? फॉलोइंग इज रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ऐसे सवाल आते थे। अगर आप पुराने बहुत सवाल देखोगे तो ये में पहचानना आना चाहिए। लिख लिया होगा? अब जो कहने वाला हूँ मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, और सही बताऊं आज की पूरी क्लास मात्र उसी एक लाइन के लिए जो मैं कहने वाला हूँ। पहले एक चीज आपको फील कराता हूँ। लिख लिया? चलो, अब हमारे सामने डायरेक्शन के बेसिस पे कितने रिएक्शन है? तो या तो है रिवर्सिबल या तो है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का फंडा क्लियर, इरिवर्सिबल का फंडा क्लियर। कौन है रिवर्सिबल कौन है इरिवर्सिबल, क्लियर? बोलो ना यार, आ जाओ जरा। अगर समझ पाते हो सब लोग बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आइए। मैंने आपके, प्लीज मुझे आप सबका ध्यान इस पॉइंट पे चाहिए, आ जाइए ना यार। और सही बताऊं, बस किसी एक एनसीईआरटी पॉइंट के लिए आपका ध्यान खींच रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है, पहले देखता हूं आप क्या जवाब देते हो, समझा दो पहले। मान लो मेरे सामने एक रिएक्शन है प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, मान लो। एक बात बताओ, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल? कंबशन नहीं है, प्रेसिपिटेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, मतलब आई एम डैम श्योर ये इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। बोलो। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है, मान लो ये जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, मान लो वो कंटेनर ओपन है, कैसा है? तो ये जो CO2 आया, ये अपने गैसियस फॉर्म में है, उस ओपन कंटेनर से CO2 गैस उड़ जाएगा, बोलो हाँ या ना? अगर CO2 गैस उड़ गया, मतलब जो प्रोडक्ट होना था वो नहीं रहा, तो इसके अंदर भले स्वभाव था बैकवर्ड जाने का, अब वो चाह कर भी बैकवर्ड नहीं जा। तो इसमें एक सवाल बनता है, पहला सवाल, कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, कैसी है? वो भी कंडीशन के बदलने से इरिवर्सिबल हो सकती है। सहमत हो? सहमत हो?
तो ऐसा नहीं है कि जो रिएक्शन रिवर्सिबल है वो अनंत काल तक रिवर्सिबल है, सब कुछ कंडीशन का खेल है, कंडीशन बदलोगे तो रिवर्सिबल की रिवर्सिबल भी हो जाएगा। डन। मुझे ये नहीं बताना, मुझे ये बताना। तो अगर इस रिएक्शन को मुझे कराना है और इसके जीवन में इक्विलिब्रियम लाना है, अगर इस रिएक्शन को मुझे और इसके जीवन में इक्विलिब्रियम, तो बताओ मैं कंटेनर को क्लोज रखूं कि ओपन रखूं? क्या क्लोज कंटेनर होना चाहिए? अब एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, यानी कि मैं इसका ये मतलब निकाल लूं, दुनिया की जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन है उनमें इक्विलिब्रियम केवल क्लोज कंटेनर में ही आता है। सर क्लोज कंटेनर आज इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि कोई सब्सटेंस ऐसा है वो एस्केप कर सकता है, भाग सकता है। आप नहीं भागने दो, या कोई सब्सटेंस ऐसा हो जो भागता ही नहीं है, फिर आप कंटेनर ओपन ले लो, कंटेनर क्लोज ले लो, कोई दिक्कत। एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूँ, पूछ लो क्या? इक्विलिब्रियम जो भी है जैसा भी है, इक्विलिब्रियम जो भी है जैसा भी है, अराइजेस ओनली इन क्लोज कंटेनर। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ये सबको पहले से पता था? कहीं ना कहीं पता था ना यार, ये थोड़ी सिखाना है, जो सिखाना भी आ रहा हूँ। इक्विलिब्रियम ये तो पता था ना, चलो ये भी नहीं पता था, पहले मान लो ऐसा होता है, मान लिया। इक्विलिब्रियम जो भी है जैसा भी है अराइजेस ओनली इन क्लोज कंटेनर। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? चलेगा। मैं एक लाइन कहता हूं, जनरली, क्या बोला मैंने? कंटेनर क्लोज होना चाहिए, बोलो स्टेटमेंट सही है गलत? चलेगा? नहीं चलेगा? पक्का? अगर आप मेरी बात को समझ पाए हैं तो पहले से लिख लो, फिर आपको बताता हूं सवाल मेरा क्या है। पहले से लिख लो। एक तरफ चल रहा था रिवर्सिबल, एक तरफ चल रहा था, तो इरिवर्सिबल साइड में लिख लेना, इरिवर्सिबल साइड लिख लेना। कंटेनर कैन बी, कंटेनर कैन बी ओपन और क्लोज। जो कंटेनर है वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, लेकिन रिवर्सिबल की तरफ लिख लेना, जनरली, जनरली क्लोज कंटेनर, जनरली क्लोज कंटेनर। चलेगा? ऐसा क्यों है समझ पाए ना? अगर कोई सब्सटेंस एस्केप कर सकता है, भाग सकता है, तो फिर उसे रोकने के लिए कंटेनर कैसा रखना पड़ेगा? क्लोज। सिंपल सी बात है ना यार। जब प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन कहां से आएगा? अरे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 से ना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। जब CO2 होगा नहीं तो क्या हवा के साथ बनेगा? हेलो, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये, पूछ लूं क्या? पूछ लूं क्या? चेक करता हूँ आपने क्या क्या सीखा। अगर बोलूं मैं रिएक्शन, क्या बोलूं? मन में क्या क्या आएगा? या तो होगा फिजिकल, या तो होगा एक्सो, या तो होगा पहचानना आएगा, या तो डेल्टा एस देखोगे, या तो क्यू देखोगे, या तो क्यू का ही अब्सॉर्ब होगा, या तो क्यू, ये सब याद है। और कुछ नहीं दिया होगा तो डेल्टा एस ही देखोगे। या तो होगा रिवर्सिबल, या तो होगा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन है, क्लियर है? उन चार के अलावा जो भी आएगा रिवर्सिबल माना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई जल जाएगा, कोई जम जाएगा, और ऐसे और ऐसे भी आया ना। इनके अलावा जो भी आएगा कैसा मानोगे? रिवर्सिबल। यस और नो? क्या दुनिया में कुछ फिजिकल रिएक्शन है? फिजिकल रिएक्शन बोलते मन में पिक्चर आई? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। चलेगा? आप सबके लिए सवाल है, और एनसीईआरटी में बहुत प्यार से उन्होंने लिखा हुआ है, जरा आप सबकी कॉपी में लिखिएगा, एसएसएन टाइप के सवाल में स्टेटमेंट बेस्ड लिखो, एनसीईआरटी बना के लिख लेना, स्टार लगा देना, 5 6 7 8 जितने हो, चलो 3 4 बना लो। देखना जरा, ऑल फिजिकल रिएक्शन, ऑल फिजिकल रिएक्शन। अब पहले मन में फिजिकल रिएक्शन की तस्वीर सोच लो। ऑल फिजिकल रिएक्शन, ऑल फिजिकल रिएक्शन attain equilibrium, attain equilibrium only, attain equilibrium only in closed container। क्या कहते हो, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? क्या कहते हो, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? एक बार फिर से बच्चों कह दो, क्या कहते हो, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बोलो ना। गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका जवाब गलत है। मैंने शुरू से कहा, इस एक देखो, यही छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है।
आपको लगना भी चाहिए, मैं ये ना बताता भैया एक्सो एंडो क्या है तो भी काम चलेगा। इस एक स्टेटमेंट चक्कर में आपका ध्यान खींच रहा हूं। बहुत उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में। फिलहाल सब लोग बोल जाइए, अभी मैंने आपको क्या फील कराया? अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर कोई रिएक्शन, तो उसका कंटेनर जनरली क्लोज होना, ओपन में भी इक्विलिब्रियम, बशर्ते कोई स्केप नहीं होना। देन आप सब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ के आए हो, आप सब वेपर प्रेशर पढ़ के आए हो, लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल में बहुत 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 टेंशन होता है, ऐसा सीख के आए हो। वो मॉलिक्यूल शांति से बैठते हैं, कुछ उड़नशीलता जैसी चीज की नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है? अभी कैच कर लोगे, आ जाओ जरा। आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, आपने पूरा सोचा नहीं वरना सवाल कहां से सही देते। मैंने आपके सामने लिखा H2O सॉलिड से बना H2O गैस। पहला सवाल, कंटेनर ओपन की क्लोज? इक्विलिब्रियम कब आएगा, ओपन में क्लोज में? सब जवाब भी नहीं दे रहे। क्लोज में कि ओपन में? कितने कह रहे दोनों में? बेटा ओपन में कैसे आएगा, बताओ। अच्छा, ओपन से मेरा मतलब वो थर्मो वाला ओपन है, वेयर थिंग्स कैन एक्सचेंज, वो नहीं सर ऊपर से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा दिया, वो सॉल्यूशन वाला नहीं है ना। फिलहाल ओपन सिस्टम आपका थर्मल हो चुका है ना शायद, खत्म भी हो गया ना, तो लाला ओपन सिस्टम समझते हो ना? हाँ, फिर ऐसे क्या बोल रहे हो? ठीक, H2O सॉलिड से बना H2O लिक्विड, बोल जाइए H2O गैस सॉरी। तो बताओ अगर ओपन कंटेनर होगा कैसा होगा, तो कौन उड़ेगा? तो कंटेनर मस्ट बी ओपन और क्लोज, मतलब ये तो भैया ओपन नहीं चलेगा। डन? अरे डन। अब लिख रहा हूं मैं आपके सामने H2O लिक्विड से बना H2O गैस। अब बताओ पक्का, मतलब ये भी ओपन में चलने वाला। अब कोई रिएक्शन बचा क्या? कौन सा? H2O सॉलिड से बना H2O लिक्विड, बताओ इसके लिए कंटेनर ओपन की क्लोज? नहीं सुनाई दिया? क्यों, ओपन में क्या दिक्कत है? हाँ, लिक्विड के मॉलिक्यूल भैया उड़नशील हैं, तो ओपन कंटेनर में ये भी उड़, इक्विलिब्रियम आने वाला। अब मैं जब ओपन बोल रहा हूँ तो ऑफ कोर्स वो सारी बातें नहीं चल रही, ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा, वो सब नहीं चला। ओपन से मेरा मतलब है सिस्टम वेयर मैटर कैन एक्सचेंज। थर्मोडायनेमिक्स में ओपन सिस्टम बोला है ना। मुझे बताओ क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल भी उड़ सकते हैं? तो इसके लिए भी क्लोज चाहिए, इसके लिए भी क्लोज चाहिए, इसके लिए भी क्लोज चाहिए। अब एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ लो, ऑल फिजिकल रिएक्शन अटेनिंग ऑल इन क्लोज कंटेनर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट, ये सवाल जब जब मैं पेपर देता हूँ 99.9% बच्चे गलत करते, उन्हें वही लगता है सर इक्विलिब्रियम तो कहीं भी आ सकता है। हाँ आ सकता है, मगर ये फिजिकल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फिजिकल। और फिजिकल रिएक्शन तो भैया क्लोज कंटेनर ही रखना पड़ेगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अब एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुनता, वो कहता है सर एक केस रह गया। मैंने कहा कौन सा? सर H2O सॉलिड से बना तो H2O सॉलिड। आपने ऐ बोला ना, मैंने भी ऐसे बोला था, H2O सॉलिड से बना H2O। ये कौन सी फिजिकल रिएक्शन है भाई? ना तो केमिकल है ना तो फिजिकल है, ये रिएक्शन कौन सी है? समझ पाए क्या? अगर आप समझ पाए हैं तो आइए इस पूरी कहानी को एक सवाल के माध्यम से करते हैं। लिखना जरा, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई विच इज एक्सो एंड एंडो। फटाफट, बिल हो गई क्या? बिल तो 1:15 होती है ना, क्या आप एक ही बजे मान के चल रहे हो? सर आप भी वही हो, समय वही है, नहीं ऐसे नहीं। सब कुछ थम सा गया क्या? अभी डिस्टर्ब करेंगे, फिर लिखो जरा, बस एक सवाल लिख दो, आइडेंटिफाई विच इज एक्सो एंड एंडो। आपको खेलना है पहचान कौन। आपके सामने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं और आपको बताना है इनमें से कौन है एक्सो और कौन है एंडो। खटाखट बता डालना। आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हो ना? मई के बाद दूसरों के लिए छोड़ दो, क्या करोगे? ये छोटी छोटी बातें हमें इस आईनिक तक हेल्प करेगी। पहले पहचानना सीखिए कौन है एक्सो और कौन है एंडो। मुझे
मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने पहचान लिया होगा। अब देखो, मुझे सच में डेल्टा एच या क्यू बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे सवाल भी आए हैं जब आपको पता होना चाहिए वो एक्सो कैंडो है, तो उसके लिए अपना डेल्टा एच का रूल बिल्कुल काम करता है। अच्छा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक बताऊं कि रहने दो? क्या आपने अटल सत्य मान के सच मान लिया? फिर भी जिन बच्चों के मन में सवाल है सर ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस डेल्टा एच कांसेप्ट, उसका सिंपल सा लॉजिक है। पहले लास्ट वाली रिएक्शन में आ जाओ, गैस वाले में आ जाओ, बता देना आंसर, आ जाओ ना कुछ, उसका रीजन बता रहा हूं क्यों डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव ऐसा होता है। बोल भाई सब लोग आगे। लिक्विड से गैस बनाना है, लिख लेना बाद में, बोर्ड क्या होना। लिक्विड से गैस क्या बनाना है? तो लिक्विड से गैस बनाओगे तो बॉन्ड तोड़ोगे कि जोड़ोगे? बचपन में जब तक सॉलिड स्टेट चैप्टर से रिमूव नहीं हुआ था सिलेबस से, तब तक ऐसा मानते थे कि सॉलिड के मॉलिक्यूल पास पास, लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर, गैस के मॉलिक्यूल, इतना तो पता है ना। तो अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल को दूर दूर करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी कि एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी? देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी? इंग्लिश बोल रहा हूं, एब्जॉर्ब होगी रिलीज होगी? एब्जॉर्ब होगी ना बेटा। ठीक, अब मुझे बताओ, मतलब एक नियम बना ले, गैसेस कंपोनेंट ज्यादा, गैसेस कंपोनेंट तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, मानो गैसेस कंपोनेंट तो एनर्जी। तो अगर किसी का डेल्टा एनजी पॉजिटिव, अगर किसी का डेल्टा एनजी, अगर किसी का डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी कहां लिखा था? अगर किसी का डेल्टा एनजी, मतलब प्रोडक्ट में स्टोइशियोमेट्री ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट में गैस बना है ज्यादा, मतलब एनर्जी हुई है एब्सॉर्ब, इसलिए वो एंड। डेल्टा एनजी पॉजिटिव यानी कि प्रोडक्ट में गैस बने हैं ज्यादा, यानी गैसेस कंपोनेंट है ज्यादा, मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है ज्यादा, इसलिए वो कैसा हुआ है। तो रूल बना लिया, डेल्टा एनजी पॉजिटिव एंडो बोल देना, डेल्टा एनजी नेगेटिव तो एक्सो, चलेगा। फिलहाल बाकी रिएक्शन पहचान लिया होगा आपने, बता दो जल्दी से। पहला वाला पूरी क्लास सही आंसर चाहिए। सर आप मुझे डेल्टा एनजी बताओगे, डेल्टा एनजी बेटा, इसके बाद फ्री कर रहा हूं डेल्टा एनजी। एक स्वर में आंसर नहीं आता, नहीं निकाल पाए क्या? चेक कर लू बना कि नहीं बना। डेल्टा एनजी माइनस नेगेटिव की पॉजिटिव, एक्सो कैंडो, शानदार। डेल्टा एनजी पॉजिटिव की वैल्यू बोलो, डेल्टा एनजी बेटा सॉलिड सॉलिड नहीं गिरा होगा ना। डेल्टा एनजी 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्सो कैंडो, शानदार। डेल्टा एनजी, अब बोलो बेटा, रिएक्शन बैलेंस भी तो होनी चाहिए ना यार। 2SO2 प्लस O2 से बना SO3 गैस। अब बताओ डेल्टा एनजी 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना आया? -1, तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एक्सो एंडो। इससे आसान जीवन में क्या चाहिए यार, देख के बता रहे हो। हाँ ये बताओ, सॉलिड से लिक्विड। अच्छा, जब डेल्टा एनजी नहीं चलेगा थोड़ा सा ज्ञान लगाना पड़ेगा, अभी थर्मो पढ़ना भी बाकी है, ठीक है। ठीक है, सॉलिड से बनाया लिक्विड तो पिघलाया, तो एक्सो हुआ कि एंडो हुआ? एंडो कहता है मुझसे मुझे हीट दो, सॉलिड से बना गैस ये भी क्या होगा है, चलेगा। आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, रिवाइज। हाँ? आपका मैं फिर से दोहरा दूं, बस दो चीजें आई तक एक बार फॉलो करो, आपको यकीन होगा जो मैं कह रहा हूँ। आपकी मॉड्यूल मत लगाना, जब कहूँ तब लगाना, क्लास मत छोड़ना और रिवीजन बढ़िया करना, ठीक है। कैसे करोगे रिवीजन? लिख लिख के बढ़िया बार बार, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बंद कर दो इसे।